Hello everyone, this is Akanksha Rawat back with a new video. It is on the topic collective bargaining, and the other subtopics that we are going to cover are concept, types of collective bargaining, process, problems, and essentials of effective collective bargaining. So let's start. So collective bargaining basically होता क्या है, आपको नेम से क्लियर होता है. कलेक्टिव मीन्स दो लोगों का साथ में आना या दो से ज़्यादा लोगों का एक साथ आना, एंड बार्गेन करना मीन्स नेगोशिएट करना, एक समझौते पे पहुंचने के लिए, एक एग्रीमेंट तैयार करने के लिए. सो एक प्रोसेस जिसके ज़रिए आप नेगोशिएट कर रहे हैं अपने टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड ग्रुप ऑफ वर्कर्स. क्योंकि वर्कर्स ज़्यादा होते हैं एंड एम्प्लॉयर कम होते हैं, तो एम्प्लॉयर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो और ग्रुप ऑफ वर्कर्स के बीच में बार्गेनिंग होती है कुछ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जैसे कि आपके वेजेस क्या हैं होंगे या फिर आपके वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं वर्क प्लेस में, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, क्या शिफ्ट होती है आपकी, कैसी शिफ्ट चलती है, क्या वर्किंग आवर्स हैं आपके, या फिर आपके वैकेशंस क्या हैं. इन सारे जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कंडीशंस हैं उनके ऊपर आप लोग डिस्कशन करते हैं, नेगोशिएट करते हैं एंड एक पॉजिटिव आउटकम लेके आने के लिए बहस करते हैं या फिर एक समझौते पे पहुंचने की कोशिश करते हैं. सो कलेक्टिव बार्गेनिंग, इससे हमें क्या पता लगता है कि एक कलेक्टिव प्रोसेस है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं दोनों मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के, ठीक है. एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसका एम होता है कि आप स्टेबल रिलेशनशिप डेवलप कर सके दोनों पार्टीज़ के बीच में, ठीक है. थर्ड थिंग इज कि इसमें आप सिर्फ बार्गेनिंग का एग्रीमेंट ही शामिल नहीं होता है, मींस आप लोग बात करें, नेगोशिएट करें एंड आप एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए, ठीक है. तो सिर्फ एग्रीमेंट फॉर्मुलेट करना ही इसका मेन मोटिव नहीं है, आपको उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट भी करना है, उसको ग्राउंड लेवल पे आपको इम्प्लीमेंट करना है एंड उन चीज़ों को जो आप लोगों ने बार्गेन करके एक रिजल्ट पे पहुँचे हैं उनको फॉलो भी करना है. फोर्थ थिंग कम कि आप लोग इस कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू अपनी इंडस्ट्री में एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. आप लोगों ने एग्रीमेंट में या फिर इस कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस में जो भी चीज़ें डिसाइड कर ली हैं वो दोनों पार्टीज़ एग्री करती हैं दोनों में, ठीक है, सारी कंडीशंस में. तो फिर जाके झगड़े के लिए या फिर इनडिसिप्लिन के लिए कोई भी चांस नहीं बचता है. तो फिर भी अगर कोई मैटर अनसॉल्व रह जाता है तो आप उसको नेक्स्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो आप मीटिंग अरेंज करने वाले हैं उसमें आप लेके आ सकते हैं आगे. बट आप लोग इसके लिए फिर से इंडस्ट्री में कोई भी बहस या इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है. लास्ट, ये एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है, इसमें आप लोगों को दूसरे की बातें भी माननी होती हैं एंड खुद की बातें भी मनवानी होती हैं, ठीक है. तो आपको एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखना होता है कि आप अपनी जो भी कंडीशंस लेके गए हैं उसमें आप थोड़ी सी अपने आप को फ्री रखेंगे, आप बहुत ही रिजिड नहीं होंगे, ठीक है. आप लोग उनमें चेंजेस लेके आने के लिए तैयार रहेंगे. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. कलेक्टिव बार्गेनिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं. फर्स्ट थिंग इज कलेक्टिव बार्गेनिंग ऐसी टेक्निक है जिससे आप सोशल चेंज लेके आना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें आप लोग चेंज लेके आना चाहते हैं सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन कर सके, ठीक है. आप लोग एक दूसरे को डराना नहीं चाह रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ स्मूथ फंक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं एंड आप अपने परफॉर्मेंस के जो भी फंक्शंस हैं उनको आप इन 3 हेडिंग्स के अंडर देख सकते हैं. पहली चीज़ है कि आपको लॉन्ग रन सोशल चेंज चाहिए, ठीक है. आप लोग जिस एग्रीमेंट पे पहुंच रहे हैं वो लॉन्ग रन के लिए होगा एंड आप लोग जो अपनी पावर हिरार्की है, आप लोग हिरार्कियल वाइज जो आपकी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं उसको आप लोग रीअरेंज करना चाह रहे हैं दोनों पार्टीज़ में, मींस मैनेजमेंट को एंड वर्कर्स दोनों में ही आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं इसमें. नेक्स्ट थिंग कम्स कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ट्रीटी की तरह सर्व करती है, एक ऐसा समझौता जिसमें कि दोनों पार्टीज़ का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश की जाए. थर्ड थिंग कम्स कि ये इस्टेब्लिश करती है ऐसा सिस्टम जिसमें आप लोगों को आपके ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता लगे, आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ये डिफाइन हो एंड एक जुरिस्डिक्शन टाइप का हो कि आप लोगों की जो भी पार्टीज़ हैं, कन्फ्लिक्टिंग पार्टी जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है या फिर कोई भी डिससेटिस्फैक्शन है, उनके राइट्स क्या हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो यहाँ पे हम लोग 4 टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वन इज कंजंक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिंग बार्गेनिंग. इस पहली फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है, इसमें इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये कि मेरा गेन आपका लॉस है एंड आपका गेन मेरा लॉस. तो मीन्स कोई एक पार्टी ही जीत सकती है, ठीक है.
अगर हम लोग यहाँ पे नेगोशिएट करने के लिए बैठे हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी विन करेगी, दूसरी पार्टी को लॉस होना ही है। यहाँ पे जो इकोनॉमिक इश्यूज जिनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं वो वेजेस हो सकते हैं, आपका बोनस हो सकता है, या फिर और सारे बेनिफिट्स जिनमें आप लोग क्या करने चाहते हैं। अगर एम्प्लॉय चाहता है कि उसके वेजेस इंक्रीज़ हो और इसके बदले में एम्प्लॉयर चाह रहा है कि वर्कलोड इंक्रीज़ हो एंड जो वेजेस हैं उनको रिड्यूस करा जाए, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या चाहते हैं कि उनके वेजेस इंक्रीज़ हो एंड वर्क आवर्स क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, तो कोई एक पार्टी यहाँ पे विन करेगी जिसकी बात को माना जाएगा, एंड जो पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लेके आएगी, जो पार्टी ज़्यादा स्ट्रांगली नेगोशिएट कर पाएगी, उसकी यहाँ पे क्या वो विन करती है। सेकेंड इज कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। यहाँ पे नेम से ही पता चला रहा है कि हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है उनका साथ में आके सॉल्यूशन ढूंढते हैं, साथ में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं एंड उनका सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। ये कुछ ऐसे जो रिसेशन जैसे जो टाइम्स आते हैं जो कि दोनों ही के लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम हो सकता है, इंडस्ट्री के लिए भी एंड वर्कर्स के लिए भी, ठीक है। तो उन टाइम्स पे जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ आइदर पार्टी होते हैं, दोनों ही पार्टीज़ के कंट्रोल में नहीं है ये टाइम, रिसेशन का टाइम। तो इस टाइम पे आप लोग कैसे म्यूचुअल एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं तो जो दोनों ही पार्टीज़ को एक्सेप्टेबल होता है, तो यहाँ पे हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स यहाँ पे एग्री कर जाते हैं लो वेजेस में काम करने के लिए, एंड मैनेजमेंट एग्री करता है कि वो मॉडर्नाइज मेथड्स को लेके आएगा सो दैट प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके एंड वो प्रॉफिट अर्न कर सके कुछ टाइम में। थर्ड वन इज प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। इस टाइप ऑफ बार्गेनिंग में आप लोग इंक्रीज करने की बात करते हैं प्रोडक्टिविटी, और इसके बदले में क्या होता है कि वर्कर्स को आपको इंसेंटिव्स या फिर बोनस प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री का क्या बेनिफिट हो रहा है कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एंड इसके बदले में वर्कर्स को क्या बेनिफिट हो रहा है कि उनको बोनस मिल रहा है, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट इज कंपोजिट बार्गेनिंग। कंपोजिट बार्गेनिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस ऑर्गेनाइज करते हैं विद द डिमांड फॉर इंक्रीज वेजेस, ठीक है। इसमें आप लोग सिर्फ वेजेस की ही बात नहीं करते हैं, आप लोग बाकी टॉपिक्स पे भी बात करते हैं, जैसे कि आपको वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव चाहिए, आपकी जो रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग पॉलिसीज़ हैं उनमें आपको चेंजेस चाहिए, आप इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं, मर्जर एंड अमालगमेशंस विद अदर फर्म्स जो होते हैं, आप लोग अगर कंपनीज़ के साथ मर्ज करें आपकी कंपनी का मैनेजमेंट, या फिर आप लोग एक्विजिशन का पार्ट बन रहे हैं, तो क्या होता है कि जो भी आपके वर्क फोर्स है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। काफ़ी टाइम ऐसा क्या होता है कि मर्जर एंड एक्विजिशन में जो दूसरी कंपनी जिनके साथ हम मर्ज हो रहे होते हैं वो हमारी वर्क फोर्स को निकाल बाहर कर देती है, मीन्स आप लोगों को ले ऑफ करना होता है। तो इस केस में कैसे वर्कर्स खुद को प्रोटेक्ट करें इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन होता है। प्राइसिंग पॉलिसीज़, आपका जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो भी आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके जो भी प्राइसेस है वो क्या है, ठीक है, प्राइसेस कैसे सेट होंगे, क्या पॉलिसीज़ है उनके रिगार्डिंग बात होती है। इसमें आप लोग वर्कर्स का जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हैं एंड उनकी पावर्स को डाइल्यूट होने से बचाते हैं। नेक्स्ट कम्स प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो यहाँ पे हमारे 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन, सेकंड डिस्कस, थर्ड प्रपोज, फोर्थ वन बार्गेन एंड फिफ्थ वन इज सेटलमेंट। सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, प्रिपरेशन। इसमें जो दोनों पार्टीज़ होती हैं वो खुद को प्रिपेयर करती है एंड एक एडिक्वेट नॉलेज लेती है कि आप लोग के लेबर लॉज क्या हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप लोग एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं उन इश्यूज़ की जो कि आप लोग अपनी मीटिंग में उठाने वाले हैं, ठीक है। आपकी क्या क्या डिमांड्स होने वाली है, क्या क्या इश्यूज़ आपके सामने आने वाले हैं, आप उनको अपने माइंड में या फिर एक नोट में प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे, कीपिंग इन माइंड कि आपके लेबर लॉज के अकॉर्डिंग वो सही हो। सेकेंड इज डिस्कस। यहाँ पे जो भी दोनों पार्टीज़ हैं वो ग्राउंड रूल्स सेट करती हैं, आपस में डिस्कशन करती हैं कि क्या क्या रूल्स होने वाले हैं या फिर कौन लीड करेगा डिस्कशन को, एंड जब मीटिंग होगी तो वो कहाँ पे होगी, कौन कौन किस स्टेज पे होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं, दोनों पार्टीज़ पहले से ही एक दूसरे को अवेयर कर देती है कि वो किन चीज़ों पे डिस्कशन करने वाली, एक आपको आइडिया प्रोवाइड किया जाता है दूसरे टीम को। थर्ड इज प्रपोज। प्रपोज वाली स्टेज में क्या होता है कि जो चीफ नेगोशिएटर होता है, आपका जो मेन रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करता है, ठीक है, एक ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ। देन
दोनों ही पार्टीज़ अपनी जो भी इनिशियल डिमांड्स होती हैं उनको आमने सामने रखती है। इसको आप ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रोसेस आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, अपने दिमाग पे जोर डालते हैं एंड कुछ आर्ग्यूमेंट्स तैयार करते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स तैयार करते हैं कि आप किसी भी सामने वाली पार्टी की किसी भी डिमांड को आप कैसे काउंटर करने वाले हैं, ठीक है, उसके बदले में आप कौन सी डिमांड रखने वाले हैं। तो ऐसे करके आप अपनी डिमांड्स को प्रपोज करते हैं। फोर्थ कम्स बार्गेन स्टेज। ये फोर्थ स्टेज है जिसमें आप लोग ट्राई करते हैं कि आप दूसरी पार्टी को कैसे जीतें, आप दूसरी पार्टी से कैसे जीते हैं, ठीक है। ये जो स्टेज है ये फाइनल एग्रीमेंट तक आपको पहुंचाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो दोनों ही पार्टीज यहाँ पे क्या करती हैं कि एक सॉल्यूशन पे पहुंचती हैं जिससे कि डिस्प्यूट को सेटल डाउन किया जा सके, और अगर डिस्प्यूट सेटल डाउन नहीं होता है तो थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन भी यहाँ पे होता है। कोई थर्ड पार्टी आती है जो दोनों के इश्यूज़ को सुनती है एंड अपना जुरिसडिक्शन या फिर अपना जो भी एक डिसीजन है वो सुनाती है कि दोनों ही पार्टीज़ को कौन कौन सी टर्म्स पे पहुँचना चाहिए। लास्ट कम्स सेटलमेंट स्टेज। ये फाइनल स्टेज है हमारे कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस की, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों ही पार्टीज़ एक कॉमन सॉल्यूशन पे अग्री करती हैं, जो भी प्रॉब्लम आपकी होती है आप उसके एक सॉल्यूशन पे पहुँचते हैं एंड दोनों उसमें एक अग्री करती हैं एंड एक म्यूचुअल अग्रीमेंट साइन करती हैं दोनों ही पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव। और ये सभी वर्कर्स को एंड सभी मैनेजमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उन सभी को एक्सेप्टेड होता है। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस करने को मिलती हैं। फर्स्ट थिंग इज कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल यूनियंस होती हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। हमने पढ़ा है ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल यूनियंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो मल्टीपल यूनियंस होने से क्या होता है कि जो यूनियंस की पावर होती है वो थोड़ी वीक हो जाती है एंड वो अनस्टेबल हो जाती हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को, मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो यूनियंस क्योंकि मल्टीपल हैं तो उनके आपस में ही इंटर यूनियन राइवलरीज हो जाती हैं, जिससे कि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस में वर्कर्स का एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाती हैं एंड अपनी जो भी टर्म्स है वो मैनेजमेंट के सामने नहीं रख पाएंगी, तो वो उनसे मनवा भी नहीं पाएंगी, ठीक है। तो ये एक पहली प्रोसेस प्रॉब्लम है। सेकेंड कम्स कि जो भी ट्रेड यूनियंस है वो पॉलिटिकली एफिलिएटेड होती हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस से वो डोमिनेटेड होती हैं। तो इसमें जो भी यूनियंस है वो अपने पॉलिटिकल जो भी उनकी डिमांड्स हैं या पॉलिटिकल इश्यूज़ है वो उनको केटर करने में ज़्यादा लगी रहती हैं इन स्पाइट ऑफ वर्कर्स इश्यूज़। वर्कर्स के इश्यूज़ पे वो ध्यान नहीं देती हैं, ज़्यादातर वो अपने पॉलिटिक्स में ध्यान देती हैं। थर्ड कम्स कि कोई एक डेफिनेट प्रोसीजर नहीं है यहाँ पे यूनियंस की रिकॉग्निशन का, ठीक है। तो वो जो भी यूनियंस हैं वो एक वर्कर्स के बिहाफ पे बार्गेन करने के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हो पाती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कम्स इंडिया में जो लॉज हैं वो इजी एक्सेस टू एजुकेशन आपको प्रोवाइड करती हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी पार्टीज़ हैं डिस्प्यूट में जो भी इन्वॉल्व है वो गवर्नमेंट को रेफ़र कर सकती हैं कि गवर्नमेंट बीच में आए, थर्ड पार्टी वहाँ पे इंटरवीन करे एंड अपना कोई भी एक सॉल्यूशन लेके आए। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस यहाँ पे डिस्करेज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो दो पार्टीज़ मिली होती हैं उनका जो भी डिस्कशन होता है वो तो यहाँ पे मैटर ही नहीं कर रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी आ रही है, थर्ड पार्टी हमारी गवर्नमेंट होगी एंड वो आके डिसीजन दे रही है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग यहाँ पे रह ही नहीं पाई, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाई। लास्ट कम्स देयर हैज़ बीन वेरी क्लोज एसोसिएशन बिटवीन ट्रेड यूनियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। वही चीज़ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है ट्रेड यूनियन पे, ठीक है। तो वो कलेक्टिवली बार्गेन करने में ध्यान नहीं दे पाती है। इसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी है, एक बार उनके बारे में आइडिया ले लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ फेवरेबल पॉलिटिकल एंड सोशल क्लाइमेट। सो अगर किसी भी ट्रेड यूनियन को आप पॉलिटिकल एंड सोशल क्लाइमेट फेवरेबल कंडीशंस में अवेलेबल कराते हैं तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है, ठीक है। आप उनको एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, सोशल आपको क्लाइमेट के लिए एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिससे क्या होगा कि उनकी बार्गेनिंग पावर क्या होगी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ट्रेड यूनियंस को सपोर्ट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स। वो जिस रिलीजन को सपोर्ट करी हैं या फिर जिस किसी एक कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करी हैं उसके बेसिस पे वो लोग किसी भी एक ट्रेड यूनियन के पीछे अपनी पॉलिटिकल पार्टी को
लगाते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती हैं एंड मल्टीपल ट्रेड यूनियंस फॉर्मुलेट हो जाती हैं एक ही इंडस्ट्री में। तो ये जो वर्कर्स की पोजीशन है, वर्कर्स का रिप्रेजेंटेशन है, उसको बहुत ही वीक कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स ट्रेड यूनियंस। तो इंडिया जैसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस है वो वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है, जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो ट्रेड यूनियन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस होगी, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, जितनी ज़्यादा वीक होगी उतनी वीक हमारी क्या होगी, उतनी इनफेक्टिव हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी। तो एम्प्लॉयर को यहाँ पे जो उसके ट्रेड यूनियन है एंड जो कि उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना चाहिए। थर्ड थिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। जो भी दो पार्टीज यहाँ पे नेगोशिएट करने आ रही हैं या कलेक्टिवली बार्गेन करने के लिए आ रही हैं, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो दोनों ही पार्टीज एक पॉजिटिव सॉल्यूशन पे पहुँचना चाहती हों, ठीक है। वो दोनों का ही एक नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों को ही ये ट्राई करना चाहिए कि वो एक एग्रीमेंट पे पहुंच सके जिसमें कि दोनों ही पार्टीज़ का कुछ बेनिफिट हो, ठीक है। हम लोगों ने टाइप्स पढ़े हैं, उन टाइप्स में हम लोगों ने जो फर्स्ट टाइप पढ़ा था, हम लोगों को वैसा कुछ नहीं करना है कि एक पार्टी जीतेगी एंड अदर पार्टी का लॉस होगा, ठीक है। हमें ट्राई करना है कि हम लोग कोऑपरेटिव कलेक्टिव बार्गेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, जिसमें कि दोनों ही पार्टीज़ का बेनिफिट हो, दोनों ही पार्टीज़ कुछ विन करें। नेक्स्ट कम्स अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। जब भी हमें किसी भी फैक्ट के ऊपर या जो भी हमारी जो इश्यूज़ है उनके ऊपर डिसीजन लेना है, तो उसके लिए हमारे पास करेक्ट डेटा, एडिक्वेट डेटा और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। अगर हमारे पास ये डेटा और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो हम लोग सक्सेसफुली बार्गेन कर पाएंगे, ठीक है। एंड जो हमारी पोजीशन होगी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी दूसरी पार्टी के सामने। लास्ट वन इज कॉन्टिन्यूस डायलॉग। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग हमेशा एक एग्रीमेंट पे पहुँचे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग जो दो पार्टीज़ बार्गेन कर रही हैं, आप लोग एक डेडलॉक सिचुएशन पे पहुँच जाएं। डेडलॉक मीन्स जिसके आगे जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आगे रास्ता नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व है उनको अपनी कॉन्वर्जेसन को रोकना नहीं चाहिए। डायलॉग्स मस्ट नॉट एंड, ठीक है। कॉन्वर्जेसन रुकनी नहीं चाहिए, बल्कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपनाना चाहिए। आपको जो भी आपके कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं आप उनको साइड में रखते हुए कुछ टाइम के लिए, ठीक है, ऐसे, और अपने जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको भी थोड़ा साइड डाउन करते हुए अपनी कॉन्वर्जेसन को बनाए रखना चाहिए, सो दैट आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और आगे बढ़ सके एंड एक अच्छे से सॉल्यूशन पे पहुंच सके जो दोनों के लिए ही एक्सेप्टेबल हो। थैंक यू, सी यू।